प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी जन्मभूमि गुजरात में सौगात की बौछार करने वाले हैं। आज पीएम शाम 4 बजे गुजरात में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक्टिविस्ट रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क जनता को समर्पित करेंगे। सबसे खास देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी आज सबसे खास देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पुनर्विकसित इस रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की भरमार है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया है। रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। अभी भी दोनों की तरफ से गोलीबारी जारी है। बता दें कि विशेष सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने श्रीनगर के दानमार इलाके पर आलमदार कॉलोनी में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन की संख्या 4 बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक से संगित ड्रोन सांबा और जम्मू के अलग अलग जगहों पर देखे गए हैं। बता दें कि इसके पहले जम्मू एयरपोर्ट को ड्रोन का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद से इलाके में सेना अलर्ट पर है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली पहुंचेंगे। सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। सिद्धू के साथ पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल सकती है, लेकिन इस पर अब भी मुहर नहीं लगी है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है और लखनऊ में आज बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। खास बात यह है कि इस बैठक को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी दौरा धीरे धीरे शुरू होने लगा है। पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी दौरे पर रहेंगी। प्रियंका आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी तैयारी पर बैठक लेंगी। बता दें कि इस बार यूपी चुनाव को कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लीड कर सकती हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल की दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल डीजल की कीमत 15 से 16 पैसे की बढ़ी हुई थी और जबकि पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी थी। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 101.54 रुपए जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। वहीं सुबह सड़कों में पानी भरने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। मुंबई में सुबह से हुई तेज बारिश से अलग अलग इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है। मुंबई के दहीसर गांधी मार्केट और साइन रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक पर जलभराव की तस्वीरें आई हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों के यातायात में परेशानी हो रही है। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने भारत आने की इच्छा जताई है। चौकसी ने कहा कि मैंने कई बार भारतीय जांच एजेंसियों से एंटीगुआ आकर पूछताछ करने की अपील की, लेकिन वे नहीं आए। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत लौटने के बारे में सोच रहा हूं। केंद्र की कड़ाई और देश में आए नए आईटी कानून को लागू होते ही व्हाट्सएप में 20 लाख अकाउंट पर रोक लगा दिए गए हैं और कंपनी के मुताबिक 15 मई से 15 जून के बीच आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से एक्शन लिया गया है। कंपनी ने अपनी पहली अनुपालन यानी इंटरमीडिएटरी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। विदिशा के गंजबासौदा में हुए हादसे में रेस्क्यू कार अब भी जारी है। कुएं में अब तक 4 शवों को निकाल लिया जा चुका है और प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई है और बता दें कि गुरुवार की शाम कुएं की छत में गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग कुएं में जा गिरे। गंजबासौदा हादसे में मृतकों और घायलों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही घायलों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
विदिशा के गंजबासौदा में कुएं में धंसने से हुए बड़े हादसे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विदिशा के गंजबासौदा में कुएं में धंसने से दुखद हादसा हुआ है और सिंधिया ने कहा, हादसे में कई लोगों की गिरने की खबर है। मन ये व्यथित हो जाता है और ईश्वर से सभी लोगों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूँ। विदिशा के गंजबासौदा में हुए दर्दनाक कुएं हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन मोड लिया है और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और हर संभव चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किया है। जर्मनी में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। यहाँ कई इलाके पर जलमग्न हो चुका है और बाढ़ से जर्मनी की जनता का हाल बेहाल है। बिजली और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। जर्मन चांसलर ने बाढ़ से लोगों की मौत होने का दुख जताया है। WHO ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। WHO के चीफ ने कहा है कि कई देशों पर चेतावनी देते हुए कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया है कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकती है, देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 96 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना के मौत के आंकड़े 40 लाख 82 हजार के पार हो गए हैं। दुनिया में 17 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 24 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 39,067 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 544 नई मौत से अब तक 4,12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 39,819 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और कुल आंकड़ा 3 करोड़ 1 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 4,24,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 13,773 पहुंच गए हैं। इससे आंकड़ा 31,17,000 के पार हो गया है। वहीं 87 मौत से अब तक 15,025 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,370 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,82,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में 20 नए केस के साथ अब तक 7,91,614 मरीज मिले हैं। 2 संक्रमित की मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 हो गया है। प्रदेश में 36 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,851 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 253 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 333 नए केस के साथ आंकड़ा 9,99,150 हो गया है। 24 घंटे में सिर्फ मरीजों की मौत से 3 मरीजों की मौत से 13,489 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 342 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,81,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,016 हो गई है। रायपुर में 16 और दुर्ग में 14 केसेस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31 करोड़ 35 लाख यानी 24% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ 78 लाख यानी 6% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 4,09,876 लोगों को टीका लग चुका है। इसमें से अब तक 2 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 2 करोड़ 10 लाख यानी 28.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.43% से ज्यादा यानी 39,86,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज जिला सेंटरों में वैक्सीनेशन नहीं होगा और टीकाकरण बंद रहेगा और साथ ही हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29.82% यानी 89,46,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6.38% यानी 19,15,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत का अंदेशा है। अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिजर्व डिवीजन ने इसकी जानकारी दी है। हरियाणा में आज से स्कूल खुल गए हैं। गुरुग्राम में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल में छात्रों को लिए खोल दिए गए हैं। शुरुआती दौर में केवल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ही स्कूल आ सकेंगे और गुरुग्राम के सेक्टर 4 पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलते ही बच्चे स्कूल पहुंचे। रायपुर में आज टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। वैक्सीन नहीं होने के चलते केंद्रों को बंद किया गया है। स्टेट सेंटर में 3,80,000 के पास वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वैक्सीन का वितरण सेंटरों में नहीं हो पाया है, जिसके चलते सेंटरों को बंद करना पड़ा है। रायपुर सहित कई जिलों में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। दुर्ग जिले में आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर को आज बंद रखा गया है और जिले में कल करीब 800 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। वहीं आज शाम तक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। राजनांदगांव जिले पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। सभी जवानों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आनन फानन में कलेक्ट्रेट मीटिंग रूम में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद पूरे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सील कर दिया गया और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उधर बाकी जवानों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक लेंगे। बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धान उठाव और नीलामी समेत कस्टम मिलिंग पर चर्चा होगी। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक ली है। मीटिंग में साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय और सहयोग समिति मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ से विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, सहायक पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक मनीष शर्मा और एएसपी साइबर कवि गुप्ता शामिल हुए। भोपाल में विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कोविड गाइडलाइन को लेकर कहा कि सत्र में सभी विधायकों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सर्टिफिकेट के आधार पर ही विधानसभा में सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बता दें कि सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आदिवासी बहुमूल्य इलाके पर जिक्र किया है और आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतर और साथ ही वजह से विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका जाहिर की है। मामले में नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में के मुताबिक रायपुर जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा होंगे और राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान, दुर्ग और बिलासपुर में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष जवाहर वर्मा और प्रमोद वर्मा होंगे। वहीं दुग्ध संघ के अध्यक्ष विपिन साहू को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 19 निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें कुल 86 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह होंगे। छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्रि चंद्राकर होंगे। बालोद में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर माइंस गेट के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के चलते माइंस के परिवहन कार्य पर लगे ट्रकों के पहिए थमे रहे, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। अंबिकापुर में सीतापुर के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई। हादसे में माजदा वाहन के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। कांकेर में अतिक्रमण हटाने की आई नगर पालिका की टीम को वार्ड वासियों का विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम बेरंग लौट आई और दरअसल जनकपुर वार्ड में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, इसलिए 6 घरों को तोड़ने के लिए नगर पालिका ने 1 माह पहले ही नोटिस दिया था।
भोपाल में 12वीं की छात्रा का अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 1.5 साल से छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे मांग रहा था। आरोपी से छात्रा की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी। मुलाकात के दौरान आरोपी ने छात्रा की फोटो खींची और बाद में पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। बालोद के एक छात्रा से मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रा के चाचा से 30 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में पुलिस ने राजेंद्र यदु की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई पुलिस। आरंग पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरंग के एक युवक से आरोपी ने महिला बनकर फेसबुक के जरिए पहले दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उससे 37,000 वसूले। बाद में आरोपी ने जब युवक से और पैसे मांगे तो युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया था। बालोद पुलिस ने साई प्रसाद चिट फंड कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। इस कंपनी पर बालोद जिले के 5,782 निवेशकों ने कुल 30 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है और आरोपी को जगदलपुर केंद्रीय जेल के प्रोटेक्शन वारंट पर थाना दलीराजहरा में गिरफ्तार किया गया। बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 किलो गांजा और 2 बाइक जब्त की गई है। आरोपी कादर खान और अरमान खान बालोद के रहने वाले हैं। पुलिस को इनके बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने ये कार्रवाई की। अमेरिका सीनेट ने बिल पारित करके चीन के शिकांजिया पर सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया है और महावतकार पर उछालने जाने पर विरोध में अमेरिका ने ये कदम उठाया है। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया का एक सपोर्टिव स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गया है। थ्योडाउन एक्सपर्ट दयानंद गरानी की बुधवार को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसके बाद संपर्क में आए ऋषिमान शाह और बॉलिंग कोच भारत अरुण और साथी अभिमन्यु ईश्वरन को आइसोलेट कर दिया गया है। श्रीलंका से क्रिकेटर शिखर धवन का बांसुरी बजाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शिखर धवन ने किशोर कुमार के गाने में बांसुरी बजाते हुए वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और बांसुरी की धुन पर गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है। बालिका वधू जैसे हिट सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया। 75 साल की अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा आखिरी बार घोस्ट सीरीज पर नजर आई हैं। कोरोना पर 6 राज्यों से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले हफ्ते के करीब 80% नए मामले आए हैं। ये मामले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल में आए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, जिससे नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। पीएम मोदी ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी जन्मभूमि गुजरात में सौगातों की बौछार करने वाले हैं। आज पीएम शाम 4 बजे गुजरात के कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक्वेटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क जनता को समर्पित करेंगे। सबसे खास देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी आज सबसे खास देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पुनर्विकसित इस रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की भरमार है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया है। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बैठक को दो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। मीटिंग में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति में ग्रस्त था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहां विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक है। कांवड़ यात्रा पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है और कहा है कि राज्य सरकारों को गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और केंद्र ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को साथ ही ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हो ताकि आसपास के भक्त गंगा जल को इकट्ठा कर सके और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में अभिषेक कर सके। इस दौरान राज्य सरकारों को अनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार सोमवार को अपने फैसले को कोर्ट में अवगत कराए, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद में मिले हैं और सोनिया गांधी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल सकती है, लेकिन इस पर अभी मोहर नहीं लगी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी दौरा धीरे धीरे शुरू होने लगा है। पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी दौरे पर हैं। प्रियंका आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी तैयारी पर बैठक लेंगी। बता दें कि इस बार यूपी चुनाव को कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी लीड कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। बता दें कि विशेष सूचना के आधार पर पुलिस और सेना के संयुक्त टीम ने श्रीनगर के दानमार इलाके पर आलमदार कॉलोनी में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों को घेराबंदी कर पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन की संख्या 4 बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक ये संदिग्ध ड्रोन सांबा और जम्मू के अलग अलग जगहों पर देखे गए हैं। बता दें कि इसके पहले जम्मू एयरपोर्ट को ड्रोन का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद से इलाके में सेना अलर्ट पर है। अमेरिका सीनेट ने बिल पारित करके चीन के शिनयांजिन पर बने उत्पादों पर बैन लगा दिया है। यहां मानवाधिकार को कुचलने जाने पर विरोध करने पर अमेरिका ने कदम उठाया है। आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक लेंगे। बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धान उठाव और नीलामी समेत कस्टम मिलिंग पर चर्चा होगी। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक ली। मीटिंग में साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय और सहयोग समिति मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, सहायक पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा और एएसपी साइबर कवि गुप्ता शामिल हुए। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पत्र में उन्होंने आदिवासी बहुमूल्य इलाकों में धर्मांतरण का जिक्र किया है और आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की वजह से विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका जाहिर की है। मामले में नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भोपाल में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कोविड गाइडलाइन को लेकर कहा है कि सत्र में सभी विधायकों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सर्टिफिकेट के आधार पर विधानसभा में सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बता दें कि सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। किसान न्याय योजना में शामिल होने वाले पंजीयन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। बीते साल धान बेचने वाले किसानों को पंजीयन करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मक्का, सोयाबीन, कोदो, अरहर, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए पंजीयन जरूरी है। संयुक्त खातेदार किसानों को अब स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। बलरामपुर के झारखंड और यूपी सीमा से सटी हुई नदियों से लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है और कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाते हुए विरोध में बीजेपी ने दीनदयाल चौक पर साइकिल रैली निकाली है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडला के निंदनी गांव में ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही और राहगीर परेशान होते रहे। बालोद में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर माइंस गेट के पास चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के चलते माइंस में परिवहन कार्य पर लगे ट्रकों के पहिए थमे रहे, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। अंबिकापुर में सीतापुर के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई और हादसे में माजदा वाहन के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। अंबिकापुर के कटनई गांव पर हुए हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 60 साल के बिहारी मांझी की नशे की हालत में अपने बड़े भाई जंगल चाय की हत्या कर दी थी, जिसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धमतरी की नगरी पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बेमेतरा के रहने वाले विशाल साहू ने नगरी के शिक्षक यशवंत साहू के घर पर घुसकर 2 मोबाइल और कुछ कैश भी चोरी की थी। बैतूल में पर्यावरणविद आदिल खान ने साढ़नी में मठार देव कॉलोनी में एक नीली आंखों वाले सांप का रेस्क्यू किया है। आदिल ने बताया कि यह सांप बेहद जहरीला है और साथ ही जिसके केचुली छोड़ने के समय पर आंख नीली हो जाती है। इस अवस्था को शेडिंग पीरियड कहा जाता है। गौरेला में बिलासपुर से लौट रहे एक युवक की कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। यहां रहने वाला युवक राहुल श्रीवास देर रात को बिलासपुर से वापस गौरेला लौट रहा था, तभी अचानक कार के इंजन वाले हिस्से में आग लगते देख कार सवार 2 लोग समय रहते बाहर निकले और वहीं कार धीरे धीरे पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। राजनांदगांव जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। सभी जवानों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आनन फानन में कलेक्ट्रेट मीटिंग रूम में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद पूरे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सील कर दिया गया और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उधर बाकी जवानों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया का एक और सपोर्टिव स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गया है। थ्रो डाउन एक्सपर्ट दयानंद गरानी की ने बुधवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद संपर्क में आए रिद्धिमान शाह और बॉलिंग कोच भरत अरुण को और अभिमन्यु ईश्वरन को आइसोलेट कर दिया गया है। श्रीलंका से क्रिकेटर शिखर धवन का बांसुरी बजाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर धवन ने किशोर कुमार के गाने में बांसुरी बजाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ बांसुरी की धुन पर गाते हुए दिख रहे हैं। अभी भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर है। विंबलडन चैंपियन में नोवाक जोकोविच टोक्यो ओलंपिक खेलेंगे और जोकोविच ने कहा कि उन्होंने टिकट करा ली है और ओलंपिक में सर्बिया के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है। बालिका वधू जैसे हिट सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हो गया। 75 वर्षीय अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा आखिरी बार घोस्ट सीरीज में नजर आई थी।